नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में हमारे नियमित गेस्ट गौरव प्रधान जी का स्वागत है। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है जय आपका। जय श्री राम। जी, जय सिया राम। दर्शकों, राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र के वो चेहरे जो खानदानी प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे यह अलग बात है, लेकिन वो राहुल गांधी इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि वो कितनी नकारात्मक यानी नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जहरीली राजनीति करते हैं और शुरुआत से करते रहे हैं। क्या भारत हो या क्या भारत के बाहर हो, विदेशों में, जब भी उन्होंने मुंह खोला है विदेशी धरती पर भारत के लिए हमेशा जहर बोया है, जहर बोला है। लेकिन इन्हीं राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जाता है और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का ये मजाक उड़ाना जब तक उनके लिए फायदेमंद होता है और उनकी जो शातिराना हरकतें हैं राहुल गांधी की, वो इस आड़ में बच जाती हैं। आपने बहुतों ने ध्यान दिया होगा कि राहुल गांधी जब तक केरोसिन का बड़ा जिक्र करते हैं, उनको केरोसिन से बहुत प्यार है। वो केरोसिन जो कि अब भारतीय समाज में इस्तेमाल में नहीं आता, यानी समाज से उसकी दूरी बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल पर्पजेज में इस्तेमाल होता है, लेकिन मिट्टी का तेल यानी केरोसिन राहुल गांधी के बेहद नजदीक देखने को मिलता है। आइए गौरव प्रधान जी से पूछते हैं कि राहुल गांधी और केरोसिन का ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या है सर ये? राहुल गांधी और केरोसिन का रिश्ता वही है जो एक आतंकवादी और AK-47 का है। और ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है जिस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में पहले भी लिखा है, लिखता रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे केरोसिन शब्द अगर आप टाइप करेंगे तो आपको सारी पोस्ट मिल जाएंगी। अविनाश भाई, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं कुछ आपको लेक्चर नहीं देना चाहता। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। और जब मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, तो आपके माध्यम से आपके दर्शकों से सवाल पूछ रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ आपके दर्शक भी आपके साथ साथ इसका जवाब दें। हम्म। अविनाश भाई, आपने आखिरी बार केरोसिन कब इस्तेमाल करा था? मैंने अपने इंट्रो में ही कहा कि वो आम भारतीय जनमानस नहीं, जो वो मिट्टी के तेल यानी वो छोड़ केरोसिन दीजिए। से दूर हो रहा है। अविनाश भाई, वो छोड़ दीजिए। जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ मुझे उसका याद नहीं है, मैं बता नहीं सकता आपको। यानी इतना पहले इस्तेमाल किया होगा या देखा होगा कि जब मुझे याद नहीं है। करेक्ट। मैंने भी मुझे याद है बचपन में, शायद मैं 5वीं या 6ठी कक्षा में था, जब मैं PDS स्टोर, जो राशन की दुकान होती है, वहाँ जाके 1 लीटर केरोसिन लेके आता था, क्योंकि वो बत्ती वाला स्टोव था जो हमारे घर में चलता था। उसके बाद से हमने केरोसिन इस्तेमाल नहीं करा है। तो अविनाश भाई, हमारे यूपी में एक शब्द है CHU। पूरा नहीं बोलूंगा वरना कुछ दर्शक भड़क जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं किस शब्द की बात कर रहा हूँ? दर्शक भी समझ रहे हैं। हमारे और आपकी दिनचर्या में ये शब्द बड़ा मामूली है इस्तेमाल करने की बात। इस पे किसी को मॉरल साइंस का करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। आप हम्म। मानोगे ना, ये बात पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये शब्द मूलतः इस्तेमाल होता है। आम आप इसको पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में कह लीजिए, जहां जहां हिंदी बोली जाती है सामान्यतः, वहां पर ये शब्द बड़ा कॉमन है। महाराष्ट्र में इस्तेमाल होगा? महाराष्ट्र में नहीं होता संभवतः, हिंदी हिमाचल भाषी में लोगों के बीच में। हिमाचल में इस्तेमाल होगा? और मुझे नहीं तेलंगाना में लगता। इस्तेमाल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वहां नहीं होता, हिंदी भाषी नहीं बैंगलोर है। में इस्तेमाल होगा? हिंदी भाषी नहीं है, मैंने पहले ही कहा। यानी आप जो चीज कंटिन्यूअस यूज करते हो, आप अपनी भाषा में जिन शब्दों का समावेश करते हो, वही शब्द की एनोलॉजी आप बताते हो। हम्म। यानी अगर मैं आज की डेट में महीने में 1 बार या 2 बार जाके केरोसिन लाता हूं, या केरोसिन का रोज इस्तेमाल करता हूं खाना बनाने में या किसी भी और कार्य में, तो अगर मैं केरोसिन शब्द का इस्तेमाल करूं तो ये इस्तेमाल जायज है, ये नेचुरल है। यही बताना चाह रहा था मैं। राहुल हम्म। गांधी ने, हमने तो चलो राशन की दुकान से केरोसिन उठाया है,
राहुल गांधी ने अपने जीवन में केरोसिन की खुशबू भी नहीं सूंघी होगी। मैं खुशबू इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे पेट्रोल की खुशबू बहुत पसंद है। राहुल गांधी ने स्मेल नहीं किया होगा। तब सवाल हमारे मन में ये आता है कि केरोसिन राहुल गांधी के दिमाग में वो शब्द घुसा कैसे। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि जो शब्दों का इस्तेमाल अपनी दिनचर्या में कोई व्यक्ति करता है, वही शब्दों का इस्तेमाल, जैसे अगर मैं जब तरबूज का सीजन होता है, तरबूज खाता हूं, तो मैं तरबूज की एनालॉजी से बात करता हूं। यानी जो आप दिनचर्या में शब्द इस्तेमाल करते हैं, वही आपकी कहीं ना कहीं एनालॉजी या उदाहरण के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी ने तो केरोसिन देखा भी नहीं, उनके खानदान में किसी ने नहीं देखा। राहुल गांधी भूल जाइए, शब्द कहां से आया। अब हम थोड़ा सा और जाते हैं दूर। केरोसिन कौन इस्तेमाल करता है विनाश भाई आज की तारीख में? मुझे लगता है इंडस्ट्रियल पर्पजेज में ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, घरेलू पर्पजेज में तो काफी कम इस्तेमाल होता है। यानी उज्ज्वला योजना के पीछे जो कारण था, वो ये था कि केरोसिन को पब्लिक से दूर कैसे करा जाए। चूल्हा, लकड़ी इत्यादि वो सब और भी चीजें हैं, पर केरोसिन मूलतः, और वो भी मैं बताऊंगा कि केरोसिन ही क्यों। जब हम कोई क्रूड ऑयल रिफाइन करते हैं, जो भारत क्रूड ऑयल खरीदता है, चाहे रशिया से खरीदे चाहे मिडिल ईस्ट से खरीदे, तो मूलतः उसमें पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है और कोलतार निकलता है। ये एलिमेंट्री छठे का 6th क्लास की डेफिनेशन है। बाद में ठीक एरो एरो अपने एविएशन फ्यूल हो गया, बहुत हाई ऑक्टेन हो गया, वो अलग चीज है। लेकिन मूलतः पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और कोलतार निकलता है। यानी किसी भी रिफाइनरी में केरोसिन निकलने की मात्रा सीमित है। करेक्ट? यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक केरोसिन बात। निकलने की मात्रा सीमित है। अब अगर, और केरोसिन की प्रैक्टिकल केमिकल वैल्यू सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसकी जो कैलोरिफिक वैल्यू होती है, हीट वैल्यू होती है, वो सबसे ज्यादा होती है ईंधन के रूप में। हम्म। अब आपसे मैं दूसरा सवाल पूछता हूं। अगर 9,000 फीट की ऊंचाई पे, 16,000 फीट की ऊंचाई पे, 10,000 फीट की ऊंचाई पे हमें कोई ईंधन पहुंचाना है, तो गैस सिलेंडर पहुंचाना आसान होगा। कुकिंग के लिए बात कर रहा हूं, कुकिंग और हीटिंग के लिए। तो गैस सिलेंडर पहुंचाना आसान होगा या केरोसिन पहुंचाना आसान होगा? मुझे लगता है अगर प्रैक्टिकली मैं देखूं तो गैस सिलेंडर ज्यादा सुविधाजनक होगा। ना, नहीं गलत। होगा? अच्छा। नहीं, क्योंकि गैस सिलेंडर अगर आप पहुंचाते हो तो गैस सिलेंडर वापस भी लाना है। हम्म। केरोसिन का ड्रम जाता है, और हम्म। ड्रम का इस्तेमाल कुछ और कार्यों में हो जाता है, चाहे फेंसिंग के लिए हो, चाहे प्लांटेशन के लिए हो, चाहे, तो यहां पर सिलेंडर वापस नहीं आ रहा है। हम्म। इसीलिए भारतीय फौज में हाई एल्टीट्यूड पे जो लाइफलाइन कही जाती है वो है केरोसिन, क्योंकि वहां हम्म। केरोसिन खाना बनाने के लिए और गर्म रखने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके। अब 9-10 हजार फीट की ऊंचाई पे दुनिया में कौन से देश हैं जो लड़ते हैं, जहां पर बिल्कुल। रेगुलर आर्मी, भारत जहां रेगुलर भारत आर्मी है? भारत तो मेरे ख्याल से बिरला ऐसा है जो हाईएस्ट वॉरफेयर जो सियाचिन है वहां तो तैनात होती है। दो नेशन बताओ, भारत और पाकिस्तान। हम्म। ये दो ही नेशन हैं जो इन एल्टीट्यूड पे रेगुलर ऑल टाइम रेडी आर्मी रखते हैं। ट्रूप्स होते हैं, बटालियंस होती हैं। करेक्ट? यानी उनका खाना और उनको हीट हम्म। केरोसिन से मिलेगी। तो अगर मैं, गौरव प्रधान, सुबह से शाम तक ऐसे लोगों के बीच में बैठूं, या गौरव प्रधान ऐसे लोगों के साथ मीटिंग करे जो रोज केरोसिन से डील करते हो, केरोसिन कोटे से डील करते हो, केरोसिन सप्लाई से डील करते हो,
तो वो लोग मुझे मेरे दिमाग में केरोसिन शब्द डालेंगे बिल्कुल में वहां, यानी मैं बात कर रहा हूं केरोसिन शब्द मेरे दिमाग में कहां से आएगा, जबकि मैं केरोसिन सालों साल से लेना भूल गया हूं। तो यानी तो मैं या तो गौरव प्रधान भारतीय फौज के जनरल्स के साथ बैठे, जवान्स के साथ नहीं, एरिया कमांडर्स के साथ, जो कोर कमांडर्स के साथ, उसके साथ बैठे। करेक्ट, वहीं से आएगा ना केरोसिन मेरे दिमाग में। बिल्कुल ठीक बात। अब राहुल गांधी आज तक भारतीय सेना के सीनियर्स के साथ तो बैठते नहीं है, कमांडर्स के साथ। भाई भारतीय सेना उनको एंटरटेन भी नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय सेना जो करंट डिस्पेंसेशन होता है उसके लिए अकाउंटेबल होती है, ना कि विपक्ष के लिए। तो विपक्ष के नेता को तो एंटरटेन भारतीय सेना नहीं करेगी। कौन सी सेना बची? ओके ओके। अब उस सेना में एक और चीज है, भारतीय सेना का अफसर ना कभी रॉ में डिप्यूट होता है, ना कभी आईबी में डिप्यूट होता है। आईबी में जनरली आईपीएस जाते हैं, रॉ में भी आईपीएस जाते हैं, या जो हमारे पुलिस सर्विसेज के लोग हैं उनमें से आते हैं। पुलिस हो गई, अर्धसैनिक बल हो गए, उन लोगों से होता है, या मिलिट्री इंटेलिजेंस है तो मिलिट्री के लोग होते हैं। पाकिस्तान सेना ही एक ऐसी सेना है जहां का सर्विंग जनरल आईएसआई में डिप्यूट होके आईएसआई का हेड बनता है। तो क्या, और जब राहुल गांधी ने केरोसिन शब्द का इस्तेमाल कब करा? जब वो विदेश गए थे, लंदन गए थे ना, हाँ जी, तभी इस्तेमाल करा। लंदन आप सबको पता है दुबई के बाद दूसरा ऐसा देश है, ऐसी जगह है जहां पर आईएसआई वाले मीटिंग करते हैं। तो सवाल ये उठता है, श्री राहुल गांधी जी, आप कौन से आईएसआई जनरल के साथ मिलके आए थे? अब आपको थोड़ी सी और हिस्ट्री दे देता हूं, मतलब समझा देता हूं कॉन्टेक्स्ट क्या है, कहां से मेरी रिसर्च आई है। आईएसआई का जो करंट जनरल है, जो करंट चीफ है आईएसआई का, वो पाकिस्तानी आर्मी का जनरल है। और उस व्यक्ति के टेन्योर में, आर्मी के टेन्योर में, आईएसआई में आने से पहले वो दो एरिया देखता था, बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान। हाई एल्टीट्यूड क्या है? गिलगिट बाल्टिस्तान। बिल्कुल, ये वही इलाके हैं। हाई एल्टीट्यूड पे फ्यूल क्या यूज होता है? केरोसिन। तो श्री राहुल गांधी आप क्या आईएसआई चीफ से मिलके आए थे, जो आप हर बात में केरोसिन फैला दिया, केरोसिन फैला दिया, केरोसिन? पेट्रोल क्यों नहीं फैलाया? गैस क्यों नहीं फैलाया? सरसों का तेल क्यों नहीं फैलाया? बताइए, ये भी तो हो सकता है ना। ये केरोसिन क्यों? तो केरोसिन शब्द कोई माने ना माने, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है और जितने मेरे ग्रीन यूनिफॉर्म के दोस्तों की नॉलेज है, क्योंकि ये डिस्कशन हमारे बड़े डीप थॉट डिस्कशन होते हैं, राहुल गांधी आईएसआई के चीफ से मिलके आए, इसलिए ये शब्द केरोसिन इस्तेमाल होता है। आपने पिछले दिनों देखा होगा, चाहे वो बिहार में तोड़फोड़ की गई थी रेलवे की किसी इशू पे, अग्निवीर पे, फौज के खिलाफ, या और जो है हर जगह रिपोर्ट तो वही आई ना कि इसमें आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है। अब आपको समझ में आ रहा है राहुल गांधी का केरोसिन कहां से आ गया? बिल्कुल, ये राहुल गांधी का केरोसिन प्रेम और उसके नतीजे, वो तो जो अभी तक इस्टेब्लिश हो रहा है वो तो काफी भयावह है। अच्छा, राहुल गांधी की गौरव जी जब बात करते हैं केरोसिन की, तो वो ये कहते हैं कि साहब देश में केरोसिन फैला हुआ है, देश में केरोसिन फैला हुआ है। केरोसिन फैला कौन रहा है, ये
उसके लिए वो जिम्मेदार कह देते हैं कि साहब ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं इसलिए कॉरप्शन फैला हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी राहुल गांधी थोड़े से भी एक्टिव दिखाई देते हैं, दो चार बयानबाजियां करते हैं, तो वाकई कहीं ना कहीं उनके द्वारा फैलाए गए केरोसिन में आग लगती हुई दिखाई देती है देश में। अब जैसे अगर मैं जिक्र करूं तो पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी लद्दाख में, क्या आपको लगता है कि वहां भी वो केरोसिन का ड्रम छोटा लेके गए हैं वो या हमेशा केरोसिन लेके चलते हैं? केरोसिन का ड्रम तो उनके साथ हमेशा बैगेज में चलता है। राहुल गांधी लद्दाख क्यों गए हैं ये भी आप सोचिए ना भाई। लद्दाख जाने का अभी आपका 19 अगस्त है आज। हम्म। लद्दाख जाने का अच्छा समय होता है जून जुलाई। आपने भी नोटिस करा होगा हिमाचल लद्दाख के ट्रिप पे सबसे ज्यादा बाइकर्स या जो भी और टूर ट्रिप वाले हैं वो जून जुलाई में जाते हैं, अगस्त में नहीं जाते हैं क्योंकि खैर लद्दाख में बारिश तो होती नहीं है। राहुल गांधी लद्दाख दो कारण से गए हैं। पहला कारण राहुल गांधी की डूबती हुई उम्मीद थी कि 370 को अब्रोगेशन को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड कर देगा और 370 वापस आ जाएगी। हम्म। वहां सुप्रीम कोर्ट उसको काउंटर कर रहा है और 370 वापस नहीं आएगी। संसद में बहुत साफ शब्दों में मानसून सत्र में ये बात प्रधानमंत्री और होम गृह मंत्रियों ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया है। अब सवाल यह है कि लद्दाख क्यों? लद्दाख दो कारणों से, क्योंकि लद्दाख के से ऊपर गलवान है। गलवान से रास्ता जाता है चाइना का बेल्ट और रोड इनिशिएटिव और गिलगिट बाल्टिस्तान को यूनियन टेरिटरी में जब बनाया गया तो जम्मू कश्मीर राज्य है लद्दाख को गिलगिट बाल्टिस्तान से जोड़ दिया। पाकिस्तान और चाइना का इंटरेस्ट लद्दाख को भारत से काटने में है। अब कैसे? पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि एक फिल्म के कलाकार या यूं कहें जो फिल्म के एक पात्र जो कि लद्दाख में रहते हैं, सोनम वांगचुक, हाँ जी। एसएसए अवार्ड विनर, जिनको लोग बहुत संत मानते हैं, बहुत विद्वान मानते हैं और मानना भी चाहिए, उन्होंने एक फुलझड़ी छोड़ी कि 370 हटाना लद्दाख के लिए गलत है और उन्होंने मांग करी कि लद्दाख को शेड्यूल 6 में लाना चाहिए। वो शेड्यूल 6 की बात कर रहे हैं। अब शेड्यूल 6 क्या है वो समझना जरूरी है। शेड्यूल 6 एक ऐसा माध्यम है, पहली चीज तो शेड्यूल 6 केवल नॉर्थ ईस्ट के लिए है जहां मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम में ही लागू है और ये पावर देता है वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन को लॉ बनाने के लिए अपने एरिया के, जो कि जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल को कंट्रोल करने के लिए वहां के लिए लॉज इत्यादि इत्यादि उनका फुल फ्रीडम होता है। करेक्ट? शेड्यूल 6 कभी भी लद्दाख के लिए नहीं है। आपको दो चीज मैं अपने नोट्स खोले हुआ हूं, मैं बता दूं। द 6th शेड्यूल फॉल्स अंडर आर्टिकल 244 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which facilitate the establishment of autonomous district council in 4 states: Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura. The governors of the 4 states can redesign and redraw the border, समझिए, redraw the border of tribal areas. अब इसमें आप नोट कीजिए शब्दों को जो मैं बोल रहा हूं, रीड्रॉ द बॉर्डर ऑफ ट्राइबल एरिया। सो सोनम वांगचुक वांट शेड्यूल 6
to classify the Ladakis as tribal so that they can frame the law as well as they can redraw the borders. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल अंडर 6th शेड्यूल has the real power to make law possible on various legislative subject, that is receiving grants, aids from anywhere, meet the cost of scheme and development, healthcare and every other system. यानी अगर आप लद्दाख को शेड्यूल 6 में डाल देंगे, क्या गारंटी है सोनम वांगचुक चाइना के साथ मिलके उसकी टेरिटरी रीड्रॉ ना करते? आपको आ रही है बात समझ? अब सवाल ये उठता है कि लद्दाख क्यों? लद्दाख इसलिए क्योंकि जब आप लॉ बना सकते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट भी काउंटर नहीं कर पाएगा, आप भारत में आने वाले फ्रेश वाटर को कंप्लीटली ब्लॉक कर सकते हैं और उसको रीचैनल कर सकते हैं चाइना में या कहीं। राहुल गांधी पैंगोन लेक क्यों गए? पैंगोन लेक एक हॉट स्पॉट है, 135 स्क्वायर किलोमीटर की लेक है, जिसमें आधे से थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा चाइना के पास है। और मैं अभी होके आया हूँ, मैं LAC पे था, तो मैं अभी होके आया हूँ, मैंने वो फिजिकली देखा है। राहुल गांधी वहां की लोगों को प्रवोक करने गए थे शेड्यूल 6 के लिए सोनम वांगचुक के साथ। भारत तोड़ो कांग्रेस की DNA में कूट कूट के भरा हुआ है। ये कितनी भी कोशिश कर लें, गांधी परिवार भारत तोड़ो से कभी बाहर नहीं निकल सकता। बिल्कुल ठीक बात है, और ये साफ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी का लद्दाख जाना, समरी शब्दों में बोला जाए तो शेड्यूल 6 को प्रवोक करके, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करके राहुल गांधी पाकिस्तान और चाइना के हाथों में खेल रहे हैं। राहुल गांधी को जाने का इंस्ट्रक्शन किसने दिया? क्योंकि अपना ये कंस्ट्रक्टिव दिमाग तो है नहीं, राहुल का डिस्ट्रक्टिव दिमाग है। तो इंसान के दो ही दिमाग होते हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो। राहुल गांधी का डिस्ट्रक्टिव दिमाग है, तो या तो राहुल गांधी ISI के कहने पे पहुंचे हैं जहां से वो केरोसिन लेके आए थे, या फिर वो ISI के जो पीछे बैठे हुए मालिक हैं चाइना, उनके कहने पे आए थे। बहुत सारे लोग बात करेंगे चाइना पीछे मालिक क्यों है, तो मैं आपको पहली चीज समझा देता हूं। चाइना की आर्मी को बोलते हैं PLA, पीपल लिबरेशन आर्मी, लिबरेशन ऑफ आर्मी। यस। चाइना की आर्मी फाइटिंग फोर्स नहीं है। बिल्कुल, वो देश की भी सेना नहीं। चाइना की आर्मी लड़ाई नहीं लड़ सकती। चाइना की आर्मी केवल एक ओरिएंटल आर्मी है जो कि परेड में गला ऊपर करके अच्छी सी परेड दिखा सकती है। लड़ने के लिए चाइना को जिसे हम बोलते हैं ना मवाली चाहिए, सुपारी वाले। तो सुपारी का काम अगर दुनिया में कोई और करता है तो वो ISI और पाकिस्तान आर्मी है। आपको केरोसिन और लद्दाख में कनेक्शन दिख गया? बिल्कुल दिख गया। और ये एक पूरा जो इस्टेब्लिश हुआ है रिश्ता। और आपने वो कहा ना कि जब आदमी की कंडीशनिंग होती है, हमारे यहाँ समाज में कहा जाता है कि जहां आपका उठना बैठना होता है, फिर आपका आचार व्यवहार, आपकी बोली भाषा वैसी हो जाती है। तो अब समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी के जबान पर केरोसिन इतना ज्यादा क्यों होता है। और मुझे तो लगता है कि उनके एक हाथ में केरोसिन का डब्बा होता है, दूसरे हाथ में माचिस होती है, लाइटर होता है, और एक हाथ से केरोसिन उनको उछालना पसंद है और दूसरे हाथ से लाइटर या माचिस की तीली उछालना पसंद है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, और कई बार, एक बार दो बार नहीं, ये लगातार सिलसिलेवार ये दिखाई दे रहा है। जी। राहुल गांधी माचिस लेके चले ना चले, राहुल गांधी की माचिस चमचे लेके चलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आग लगाने का काम उनका है। राहुल गांधी केरोसिन छिड़क के आते हैं, फिर बताते हैं मैंने केरोसिन छिड़क दिया
और आग लगी तो भाजपा ने लगा दी। बिल्कुल ठीक बात है। और जब आपने ये कहा कि जब आग लगी तो भाजपा ने लगा दी, यहाँ 80 का मुरादाबाद दंगा, जिसके कि इन तमाम 3 दशकों तक वो दंगे का दाग जो है वो आरएसएस पर, भारतीय जनता पार्टी पर और ऐसे संगठनों पर लगा रहा। किसी ने ये हिम्मत नहीं की कि वो रिपोर्ट को टेबल करें, और योगी आदित्यनाथ ने अभी जो सत्र चल रहा था उसमें उन्होंने टेबल किया, और उसमें पता लगता है कि वो दंगा पूरी तरह प्रायोजित था और उसको प्लान किया था, उसके मास्टरमाइंड थे मुस्लिम लीग के 2 नेता। वही मुस्लिम लीग जिसको राहुल गांधी सर्टिफिकेट देके आए जब वो यूके में थे कि मोस्ट सेक्युलरिस्ट पार्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये साफ साफ दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि देश अब न सिर्फ आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से, बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा, जिसको कि असुरक्षित करने का प्रयास राहुल गांधी और उनके तमाम साथी जो हैं वो करते रहते हैं। राहुल गांधी को नॉन सीरियस बिल्कुल नहीं लेने की आवश्यकता है, समाज को न देश को। मजाक उनका उड़ाया जाना उनके लिए सेफगार्ड साबित होता है, ऐसा हमें लगा, क्योंकि इरादे उस व्यक्ति के अगर बार बार केरोसिन जपते हैं, बार बार केरोसिन बोते हैं, बोलते हैं, तो फिर इरादे भी केरोसिन वाले हैं, और केरोसिन के इरादे किसी देश, किसी समाज के लिए शुभ नहीं हो सकते। गौरव जी, अगर आप इसमें कुछ ऐड करें। नहीं, आपकी बात बिल्कुल पूर्ण रूप से सही है। मैंने कभी भी राहुल गांधी को लाइटली नहीं लिया है। मैं हमेशा मानता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत लंबा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा है, लोगों से डील करी है, दुनिया भर के लोगों से। इंसान में या तो कंस्ट्रक्टिव माइंड होता है या डिस्ट्रक्टिव माइंड होता है। तीसरी अवस्था वो होती है जब वो दिव्यांग होता है दिमाग से। तो राहुल गांधी दिमाग से तो दिव्यांग है नहीं। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में वो वही है, क्योंकि जब व्यक्ति सिल्वर स्पून का पैदा किया हुआ होता है ना, चांदी की चम्मच लेके जो इंसान पैदा होता है, वो कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव व्यक्ति तभी होता है जब वो जड़ों से खुद निकला हो, उसने अपना वृक्ष खुद लगाया हो, सींचा हो और उसे बड़ा किया हो। जो इंसान सिल्वर स्पून लेके पहुंचता है वृक्ष के सामने, बने बनाए वृक्ष के सामने, उसको वृक्ष को बनाने में, उसको उगाने में की मेहनत का अंदाज नहीं लग सकता है। इसलिए वो एक ही चीज सोचता है कि इस वृक्ष को मैं काटूं कैसे, और इस वृक्ष को काटने से जो लकड़ी बनेगी, उस लकड़ी का मैं फर्नीचर बनाऊंगा। राहुल गांधी वही हैं जो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हैं, जिनके सामने भारत एक वट वृक्ष के रूप में खड़ा हुआ है, और वो बस यही सोचते, क्योंकि उनको इसका अंदाज नहीं है कि ये वृक्ष कैसे बना, कि तो हजारों सालों का देश है, तो उनको इस बरगद के पेड़ का अंदाज नहीं है। वो यही सोचते हैं कि इतने मोटे पेड़ को अगर मैं काटूंगा तो इसमें फर्नीचर कितना बढ़ेगा, मेरी फैमिली के कितना फायदा होगा, नुकसान होगा। इसलिए राहुल गांधी कभी कंस्ट्रक्टिव सोच ही नहीं सकते। जो इंसान, अगर मैं कहता हूँ कोई बड़े घर में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, रईस पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अच्छा होता कि अगर माता सोनिया उनको ये शिक्षा देती कि बेटा पहले जाके काउंसलर का चुनाव लड़ो, मेयर का चुनाव लड़ो, आगे जाके पंचायत का चुनाव लड़ो, फिर जाके अपना विधायिका लड़ो, और उसके बाद एमपी का चुनाव लड़ो, ताकि आप जो समाज का एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ। अपनी लीडरशिप तभी बढ़ती है। नरेंद्र मोदी के फायदा ये है कि नरेंद्र मोदी ने छोटे से छोटे हिस्से को अपने पैरों के नीचे से चला है, मेहनत करी है। तो उसको, नरेंद्र मोदी को पता है कि इस वृक्ष को बनाने में कितनी मेहनत और कितना खून लगता है। राहुल गांधी को ये अंदाज नहीं है, इसलिए राहुल गांधी का दिमाग डिस्ट्रक्टिव दिमाग है कि मैं इसे काट के कैसे इसका फर्नीचर बना दूं। बिल्कुल ठीक बात। और कोई भी देश, कोई भी समाज नकारात्मक विचारों से नहीं बन सकता, न समझ सकता। ये तो भला हो राहुल गांधी और उनकी पार्टी का प्रारब्ध, जो कि इस समय वो देश के विपक्ष में है
और विपक्ष में रहते हुए वो इतनी आग लगाने को बेताब हैं, तो सत्ता में रह के वो क्या करते, या ये सोच के भी बड़ा अजीब सा लगता है। गौरव जी, आपने राहुल गांधी और केरोसिन और उसके पीछे, क्योंकि ये बहुत आम धारणा है कि उनको बड़ा हल्के फुल्के अंदाज से लिया जाता है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। आपने हमें समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण एंगल से ये जानकारी सामने रखी। हमें लगता है कि दर्शकों को आज की ये बातचीत पसंद आएगी। गौरव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रारब्ध की तरफ से। और इसी के साथ दर्शकों, आपके साथ बैठना हमेशा अच्छा लगता है। आपके दर्शकों को बहुत बहुत राम राम जी। दर्शकों, इसी के साथ गौरव जी को एक बार फिर धन्यवाद देते हैं और आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।